हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने न्यूमेरिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से हर एक टॉपिक को देखा, उसको समझा, ठीक है। और मुझे लगता है अगर आपने सारे वीडियोस को देखा है, ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और जो मेजर कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, हमने हर एक कॉन्सेप्ट को इजी और एग्जांपल के थ्रू समझाने का कोशिश किया, ठीक है। तो आई होप अगर आपने सारे वीडियोस को देखा है तो अब अगर आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई फर्दर प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हमने जितने भी टॉपिक्स को कवर किया है, ठीक है, उन सबको एक ही वीडियो में समराइज करेंगे, ठीक है, ताकि जब आप एग्जाम में जा रहे हो या जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हो तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो पे आए और इसको देखें। हम सारे फार्मूले को, कौन कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो सारा हम एक जगह कवर करेंगे। और मैं एश्योर कर रहा हूं कि 99% क्वेश्चंस आपके इन्हीं सारे जो फार्मूले हम अभी लिखेंगे इन्हीं के थ्रू ही होके जाएंगे। व्हाट इट मींस कि जो भी फार्मूला अभी हम यहां पे लिखेंगे वही फार्मूले का यूज हो रहा होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन जो क्लास 10th बेसिस पे होगा वो आप लगभग इन्हीं सारे फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहला जो फार्मूला हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं वो है हमारा, जब हम इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि क्या होता है चार्ज पढ़ने के बाद हमको पता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। जब चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट कर देती है तो हमको मिल जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो जो सबसे पहला फार्मूला हमने पढ़ा था वो था करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस किस रेट से फ्लो कर रहे होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जिसका यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है। तो सबसे पहला फार्मूला हमने यही पढ़ा था, ठीक है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। उसके बाद हम फार्मूला एक पढ़ते हैं Q बराबर N इंटू E। ये एक छोटा सा फार्मूला होता है, जनरली हम इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन जब कभी हमको क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेता है, ठीक है, तो वहां पे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके रखा है, चार्जेस की वैल्यू देके रखी है, पूछेगा क्यू की वैल्यू क्या है, तो वहां पे ये फार्मूला यूज होता है, ठीक है। तो जनरली हमारे माइंड से स्किप कर जाता है, या कभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमको समझ ही नहीं आता कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, ठीक है। तो इसको आप स्पेशली ध्यान रखेंगे, ठीक है। जहां पे ई की वैल्यू आपको गिवन नहीं रहेगा, हमको पता है ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस कितने होते हैं, माइनस के 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। आई होप आपको ये पता होगा, ठीक है। अब थर्ड फार्मूला हमने देखा था, ठीक है, हम जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हमने देखा था V इज इक्वल टू W बाई क्यू, ठीक है। और हमारी ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V हमारी वोल्टेज, इसका यूनिट हो जाता है वोल्ट। आई होप जब मैं आपको बता रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब मैंने पढ़ाया था, जहां पे मैंने बताया था कि अगर किसी सेल या किसी बैटरी में लिखा हुआ है 12 वोल्ट, 10 वोल्ट या 220 वोल्ट, उसका मतलब क्या होता है कि पर यूनिट चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल ले जाने में हमारी जो बैटरी होती है उसको 220 जूल की एनर्जी दे देती है, ठीक है। ये हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं, अगर आप चाहेंगे तो आप उस वीडियो पे जाके देख लीजिएगा, आपको समझ आएगा, ठीक है। तो हमने थर्ड फार्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू W बाई क्यू। इसी को हम लोग वोल्टेज डिफरेंस के रूप में भी देखे थे, V2 माइनस V1, जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, इसी को हम लोग W अपान Q बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको हम अलग से नहीं लिखेंगे। तो ये हमने थर्ड फार्मूला देखा था जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था फोर्थ, एंड दैट इज हम पढ़े थे ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि जो वोल्टेज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट I के, ठीक है। हमने सर्किट बनाया था और हमने देखा था कि ओम सर ने जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने पाया
कि जैसे जैसे वो वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा रहे थे उसी के रेस्पेक्ट में करंट की वैल्यू भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। ठीक है, और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट एक आता है, उसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, तो हमको ये मिल गया V इज इक्वल टू, हमने जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट आया R और I, V बराबर I इंटू R। चलिए इसको भी हम जब कोई भी फार्मूला बॉक्स में नहीं रखे हैं तो इसको भी नहीं रखेंगे। ठीक है, जहां पे R क्या है, हमारा रेसिस्टेंस है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब ये R डिपेंड करती है किन किन चीजों पे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखे थे जो थी रेसिस्टिविटी। ठीक है, अब उस टॉपिक में हमने देखा था जो रेसिस्टेंस R की वैल्यू होती है। ठीक है, ये डिपेंड करती है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। कि जो रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, अगर हम मटेरियल को चेंज कर देंगे तो भी रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा हमारा, अगर हम वायर की लेंथ को बढ़ा देंगे या छोटा कर देंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्रॉस सेक्शन एरिया को जब चेंज कर देते हैं तो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। जब हम इन दोनों को क्लब किए थे, क्योंकि दोनों में आर आर है, ठीक है, तो हमको मिला था आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, और जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं तो हमको मिलता है रेसिस्टिविटी, वो भी एक कांस्टेंट है, सॉरी, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, यहां से हमने, सॉरी, ये हमारा मिल गया, ये फोर्थ फार्मूला था और ये हमारा हो गया फिफ्थ फार्मूला। ठीक है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अच्छा, उसके पहले एक और चीज ओम्स लॉ में हम मिस कर रहे हैं कि जब हम ओम्स लॉ पढ़े थे और देखे थे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया था, अगर आपको याद हो, तो जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे थे तो हमने देखा था अगर हम x एक्सिस पे V को लेते हैं और y एक्सिस पे I को लेते हैं, ठीक है, और हमने जब इसका ग्राफ प्लॉट किया था तो हमने देखे थे कि इसका जो नेचर आया था ग्राफ का वो आया था स्ट्रेट लाइन, लीनियर। ठीक है, तो जो V और I में रिलेशन होता है, ठीक है, ओम्स लॉ के केस में वो होता है लीनियर रिलेशनशिप। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक है, उनमें VI का रिलेशन लीनियर आएगा, उन्हीं को हम बोलेंगे ओमिक डिवाइस। और जो भी डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, वो हो जाते हैं हमारे नॉन ओमिक डिवाइस। तो जनरली जो भी हमारे इंसुलेटर हो गया या सेमीकंडक्टर्स हो गए, ठीक है, जो डायोड, एम्पलीफायर वगैरह आप देखे होंगे, या तो वो सारे क्या होते हैं, नॉन ओमिक डिवाइस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। व्हाट इट मींस, V उनके लिए V इज प्रोपोर्शनल टू I नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने देख लिया रेसिस्टिविटी जो हमारी डिपेंड करती है लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे, उसको भी हमने देख लिया। पांचवा, या इसके बाद हम देखे थे सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन में देखिए जरा, सिक्स्थ फार्मूला सीरीज कनेक्शन। जब हमने देखा था कि जब दो या दो से रेजिस्टेंस, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। सीरीज में कनेक्ट होने के लिए क्या होता है, ठीक है, ठीक है, हमने इसको समझा था कि सीरीज में जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं तो उसमें हर एक रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम होती है। हमने ये आपको बताया था कि हम ये मान के चलते हैं कि ये जो हमारा वायर होता है ये हम ट्रीट करते हैं कि पाइप है, और जो करंट फ्लो होती है वो होती है एक वाटर। तो सीरीज कनेक्शन में हमको सिर्फ एक सिंगल पाइप मिलता है, इसलिए वाटर को फ्लो करने के लिए कोई अलग पाथ ही नहीं मिलता है, एक ही पाइप है और सेम पाइप में हमारा सेम वाटर फ्लो करेगा। इस वजह से हर एक रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो करेगी, ये हमने देखा था। ठीक है, तो हमने नोट किया था इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सीरीज कनेक्शन में I की वैल्यू थ्रू आउट द सर्किट सेम होती है, हर एक रेजिस्टेंस में I की वैल्यू सेम होती है। ये हमने इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट नोट किया था। ठीक है, और हमने जब इसका इक्विवेलेंट निकाला था तो सीरीज के केस में आया था R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस
R3, जब ये 3 रेसिस्टेंस है, ठीक है। अगला हमने तुरंत ही एक और नोट देखा था कि जब यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस ना होके अगर n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस रहे तो उस केस में R इक्विवेलेंट का फार्मूला हमारा क्या हो गया था, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश कितने टाइम है, n टाइम्स है, ठीक है। तो हमने जब देखा था इसका हमने R इक्विवेलेंट निकाला था तो ये आया था R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n इंटू R। R कब आया था, जब हम R1 R2 R3 सबकी वैल्यू को ले लिए थे R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R। जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सबका वैल्यू क्या है, R, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिनका रेजिस्टेंस R है तो उसका इक्विवेलेंट की वैल्यू n इंटू R आया था, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला था सीरीज कनेक्शन में, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन में मैंने बताया था 2 ही बातें सिर्फ हम याद रखेंगे। सबसे पहला कि हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट की वैल्यू सेम होती है और ये एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और दूसरा हमने इक्विवेलेंट का फार्मूला निकाला था, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और एक और बात हमने देखा था कि सीरीज के केस में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, इस वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट फार्मूला कि जब हमारे कनेक्शन किसमें होते हैं, पैरेलल में होते हैं, ठीक है। जब हमारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं पैरेलली तो उस केस में क्या होता है, हमने देखा था इस केस में, अब जैसे ही यहां से बैटरी से हमने जोड़ा तीनों रेसिस्टेंस को, ठीक है। अब जैसे ही यहां पे करंट आई, करंट को मिल गया 3 पाथ, फर्दर करंट डिवाइड हो गई I1 I2 एंड I3 में, और ये तीनों करंट जो डिवाइड हुई फर्दर आके क्या हो गई, इस पॉइंट पे वापस आके मिल गई I1 I2 एंड I3 और हमको I करंट मिला और वापस से ये बैटरी में वापस आ गया I करंट। तो हमने पैरेलल के केस में 2 पॉइंट नोट किया था, ठीक है। सबसे पहला कि जो भी रेसिस्टेंस होंगे सबके स्टार्टिंग पॉइंट एक पॉइंट पे कनेक्ट होंगे और सबके एंड पॉइंट भी एक ही पॉइंट पे कनेक्ट होंगे, मतलब तीनों का स्टार्टिंग कॉमन होगा, तीनों का एंड भी कॉमन होगा। 3 की जगह पे 2 रहे तो 2 के केस में भी यही रहेगा। n नंबर ऑफ अगर रेसिस्टेंस है तो सबके लिए क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है जिसको हम लोग नोड बोले थे या जंक्शन बोले थे, ठीक है। तो हम लोग हमेशा नोड को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे करंट क्या हो गया, जहां डिवाइड हो गया, अब करंट डिवाइड हो गया इसका मतलब ये सीरीज तो नहीं है, तो सीरीज नहीं है तो क्या हो सकता है, पैरेलल। अब पैरेलल का केस में क्या होता है, हम यही देखते हैं कि सबके स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और एंड पॉइंट सेम है या नहीं है, ठीक है। ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हम ये भी देखे थे कि पैरेलल के केस में तीनों रेसिस्टेंस चूंकि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तीनों का सेम है, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप भी तीनों के केस में सेम होगा, ठीक है। तो ये हमने नोट किया था कि पैरेलल कनेक्शन में हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू भी सेम है, ठीक है। तो हमने जब इसका इक्विवेलेंट निकाला था तो वो हम क्या देखे थे, 1 अपान आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये इसका इक्विवेलेंट का फार्मूला था जब हमारे पास 3 ही रेसिस्टेंस थे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको तुरंत बताया था हम एक स्पेशल केस लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम केस में जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो देखते हैं हमारे पास 2 ही रेजिस्टेंस रहता है जो हमेशा पैरेलल में रहता है। तो हम बार बार इसको 1 अपान R करके सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा हमको क्या आता है, टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए हम सिर्फ 2 को लेके सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं उसका इक्विवेलेंट का फाइनल फार्मूला क्या आता है। तो हम देखते हैं 2 रेजिस्टेंस के केस में जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला जब रेजिस्टेंस 2 ही है उस केस में हमारा आता है। उसके बाद हमने देखा था कि जब n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हमारा R1 R2 और ये R3 है, यहां भी हम लिख देते हैं R1 R2 एंड R3, ठीक है। जब यहां पे R1 R2 R3 3 ना होके n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं और जितने भी R1 R2 R3 हैं ये इक्वल टू है R, मतलब R1 इज इक्वल टू R, R2 इज इक्वल टू R, R3 इज इक्वल टू R। n नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो उस केस में हम जब R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाले थे, अगर आपको याद हो तो 1 अपान R इक्विवेलेंट हमारा आया था क्या, n बाई R,
ठीक है। अब यहां से 1/r हमको चाहिए क्या होता है, R इक्विवेलेंट। तो हम देखे थे पैरेलल के केस में R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आई थी, R/n। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला था, हमने इस पे एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये हमारा था 6th 7th फार्मूला। ठीक है, इन सारे फार्मूलों को आप देख लेंगे, ये सबको मैंने एक ही रखा है। ठीक है, सीरीज और पैरेलल के केस में ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है, अच्छा, सीरीज पैरेलल के बाद हम आगे पढ़े थे, क्या था हमारा 5 6 7 8th फार्मूला था हमारा, जब हम पढ़ रहे थे पावर। ठीक है, पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, हमने पावर में देखा था कि पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक, देखिए पावर हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था इस केस में हमारा फार्मूला P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, अच्छा, हमने फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया था ओम्स लॉ लगा के। हमको पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो जहां जहां V है वहां पे I और R रख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, I R एंड I पहले से ही है, तो ये बन गया I स्क्वायर R। ठीक है, या फिर हम अगर इसमें I की वैल्यू रखें तो V बाई R हो जाएगा। देखिए I इज इक्वल टू V अपान R, तो अगर हम I की वैल्यू V अपान R इसमें पुट करेंगे तो एक और फार्मूला हमको मिल जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा V स्क्वायर बाई R। तो ये रेसिस्टेंस का हमको फार्मूला मिल गया, P इज इक्वल टू V इंटू आई, या फिर I स्क्वायर R, या फिर V स्क्वायर बाई R। ये तीन फार्मूले हम लोग यूज करते हैं जब हमको पावर कैलकुलेट करना रहता है। ठीक है, उसके बाद पावर में हमने देखा था कि पावर क्या होता है, इनपुट पावर और आउटपुट पावर भी होता है। ठीक है, जैसे हमने मोटर का एग्जांपल लिया था, मोटर में हमने दिया, हमने उसमें सप्लाई के थ्रू अगर 220 वोल्ट की सप्लाई के थ्रू मान के चलिए अगर 100 या 200 वाट की पावर की सप्लाई उसको उसमें देते हैं, तो वो हमको आउटपुट में कितना काम करके देता है। ठीक है, तो वो हमको क्या करता है, मोटर का काम क्या है, पानी को ऊपर पहुंचाना। ठीक है, या फिर जो भी अप्लायंसेस आपके घर में है, सब के सब हमको एक पावर आउटपुट दे रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर पावर इनपुट पे। और हमने ये भी देखा था कि जो आउटपुट पावर है वो हमेशा इनपुट पावर से कम होती है। ठीक है, और वहां पे हमने इफिशियंसी की बात की थी कि इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, और हमने आपसे ये भी बताया था कि जितने भी अप्लायंसेस या डिवाइसेस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, किसी की इफिशियंसी 100% नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ भी आपने ऐसा डिवाइस बना दिया जिसकी इफिशियंसी 100% है, तो आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने वहां पे इफिशियंसी भी देखा था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमने जो फार्मूला देखा था 9th फार्मूला, वो था हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट में भी हमने देखा था H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, अब हीटिंग इफेक्ट हमने देखा था कि कभी कभी हमारे लिए हीटिंग इफेक्ट फायदेमंद हो जाता है और कभी कभी नुकसानदायक होता है। ठीक है, कुछ केसेस में जैसे हमको जब आयरन करना रहता है तो हमको हीट चाहिए होता है, या हमको टोस्टर में हीट चाहिए होता है, या हमको जब हीटर के सामने खड़े होते हैं तो हमको हीट चाहिए होता है। तो ये 3-4 केसेस हैं जहां पे हीटिंग इफेक्ट हमारे काम का होता है। बाकी जगह हीटिंग की वजह से क्या होता है, हीटिंग होता है किस वजह से, कोलिजन की वजह से। कोलिजन की वजह से मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो गई। ठीक है, इसी वजह से हीटिंग होता है। तो कुछ केसेस में ये हमारे फायदेमंद होता है, बाकी जगह ये लॉस में कन्वर्ट होता है, जो कि हमारा लॉस, हीट का लॉस होगा, इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होगा। ठीक है, तो ये हमारा मोस्ट ऑफ द केसेस में नुकसानदायक ही होता है। ठीक है, अब इसको भी हम फर्दर देखे थे कि जब हम V बराबर I इंटू आर से सॉल्व किए हैं, इसमें रखे हैं ओम्स लॉ। ठीक है, तो V की वैल्यू I इंटू आर जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, V की वैल्यू I इंटू आर, और I और T पहले से ही है, तो ये क्या बन गया, I स्क्वायर RTH। और हमने बोला था कि इसी फार्मूले को हम लोग बोलते थे जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट थे जूल, उन्हीं के नाम पे रखा गया है, और एक्चुअली इस वाले फार्मूले को ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट में निकाला था। ठीक है, तो इस वजह से हम इस फार्मूले का ही नाम रखे हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, और हमने ये भी देखा था हीटिंग इफेक्ट में कि जो हमारी हीटिंग का जो इफेक्ट होता है वो 2 रीजन से होता है। जो सबसे पहला रीजन था वो था हमारा इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कोलिजन किस केस में होगा, जब हम वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा रखेंगे तो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, करंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगा, कोलिजन ज्यादा होगा। और दूसरा रीजन हमने देखा था कि रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर हम बढ़ा देंगे तो भी हमारा क्या होगा, कोलिजन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस भी ज्यादा होगा। तो ये 9 जो मेन फार्मूले हैं, ठीक है, वो ये फार्मूले ही मेजर केस में 99% केस में यूज होने वाला है। लास्ट जो था 10th, हम इसको फार्मूला नहीं बोलेंगे, ठीक है, हम लोग जो किलोवाट आवर इसी को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट अ फार्मूला, ठीक है, लेकिन आप इसको भी ध्यान रखेंगे कि किलोवाट आवर को ही हम 1 यूनिट बोलते हैं, क्योंकि हमारे घर में जब हम देखते हैं बिजली का बिल आता है तो वो इस केस में आता है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट हमने बिजली खपत किया, उसके हिसाब से 1 यूनिट का अगर रेट 3 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, हर रीजन का अलग अलग है, उसके हिसाब से हम अपना बिजली का बिल कैलकुलेट करते हैं पूरे मंथ का, कि हमने कितने बिजली यूज किया एक मंथ में, और इस हिसाब से हमको इतना कॉस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले थे जिनका हमने यूज किया था अपने पहले चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसके बाहर कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जो आप यूज कर रहे होंगे। अच्छा, एक और चीज लास्ट में मैं थोड़ा सा मिस कर रहा था, जब हम ये पढ़ रहे थे ना R बराबर रो L बाई ए, तो इसमें हम लोग बोला था ये जो रो होता है, रो एक कांस्टेंट है और इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी, ठीक है, रेसिस्टिविटी, ठीक है। कभी कभी हमारे पास एक और टर्म आ जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा को बोलते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। अब कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी रो, इन दोनों में भी एक रिलेशन होता है, वो होता है इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो हम यहां देखेंगे जो रेसिस्टिविटी होता है वो 1 कंडक्टिविटी सिग्मा होता है, ठीक है। रेसिस्टिविटी का यूनिट हमने देखा था ओम मीटर आया था, ठीक है, इसकी यूनिट आप देखेंगे तो ये था ओम मीटर, ठीक है। तो अगर हम रेसिस्टिविटी के बाद कंडक्टिविटी का अगर यूनिट निकालेंगे तो कंडक्टिविटी इधर जाएगा, रेसिस्टिविटी 1 ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। 1 रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है वो 1 ये सिग्मा होगा, सॉरी 1 रो, ठीक है। और इसी को हम बोलेंगे 1 ओम मीटर, और इसी ओम मीटर को हम लोग इनवर्स जब करेंगे तो इसको महो बोलते हैं, MHO, महो, ठीक है। अब देखिए क्या है ये, हमने बोला अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है, रेजिस्टिविटी ज्यादा है इसका मतलब करंट के फ्लो करने के लिए अपोज ज्यादा है, अगर अपोज ज्यादा है इसका मतलब कंडक्टिविटी कम है। कंडक्टिविटी मतलब क्या, बहुत अच्छा कंडक्टर, मतलब बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो अच्छा है इसका मतलब रेजिस्टिविटी कम है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, जो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में रिलेशन होता है वो इनवर्स का होता है। तो अगर क्वेश्चन में आपको बाई चांस रेजिस्टिविटी ना देखे, कंडक्टिविटी का वैल्यू दे रखा है, तो आप रेजिस्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होती है उसकी कंडक्टिविटी उतनी कम होगी, और जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी जितना बेहतर होगा उसका रेजिस्टिविटी उतना कम होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ठीक है। सो वी हैव सीन ऑल दी फार्मूला, ऑल दी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन जाके लगाइए, ढूंढ के लगाइए, ठीक है। आई होप आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगर आपको लगता है आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप कमेंट में क्वेश्चन को डालिए, ठीक है, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आपने पूरे चैप्टर को बढ़िया से एंजॉय किया हुआ, तो आपको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।